आइए आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी आर्ट यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हमारा आधुनिक भारत का सीरीज चल रहा है, उसी कड़ी में आज ये मेरा दूसरा वीडियो है, दूसरा लेक्चर है। आज हम जहाँ तक कल बात कर चुके थे, पुर्तगाली जो यहाँ पर की 1498 में कंपनी बनाता है और भारत में पहली बार 1503 में आकर के खास करके केरल के कोच्चि में अपनी कंपनी की स्थापना करता है। और स्थापना के 2 वर्ष बाद उन्होंने पहला गवर्नर बनाता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। और ये 9 से लेकर के 5 से लेकर के 9 4 वर्ष जो शासन करता है, उसके बाद अल फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, फिर नीनो डी कुन्हा, इन सबों का बाद जैसे शांत जल की नीति, फिर वैवाहिक संबंध जो भारतीय महिला है और पुर्तगाल का पुरुष है, उसके बाद हम कार्टेज सिस्टम जो लाइसेंसिंग पद्धति होता है, किस प्रकार गोवा का राजधानी बनाता है, कोचिन हट जाता है, ये डिटेल्ड बात हमने कल कर लिया था। आज हम उससे आगे चलते हैं कि जब पुर्तगाल का ये जो 3 गवर्नर होता है, कौन कौन, फ्रांसिस्को अल्मेडा और फ्रांसिस्को अल्बुकर्क और नीनो डी कुन्हा, इन्होंने बहुत सारे काम करता है, विजय करता है। और इन कामों में इन्होंने पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी, हरमुज और हिंद महासागर पर अपना अधिकार कर लेता है और अपना पोस्ट, अपना चौकिया स्थापित करता है कि अगर इस इलाका से कोई भी जाएगा तो बिना हमको कार्टेज दिया नहीं जाएगा। और अकबर वो व्यक्ति था, शासक था, जिन्होंने खुद कार्टेज को दिया था। तो इस प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका क्या कुटी चल रहा था। जैसे आप गुजरात विजय अकबर को पढ़िएगा तो उस समय में आप हमारा वीडियो देखिएगा तो मिलेगा कि अकबर जो है जब खंभात की खाड़ी के पास जाता है तो पहली बार समंदर को देखता है और पुर्तगालियों से मुलाकात करता है। तो अकबर से भी कार्टेज लेता है, चुंगी लेता है, लाइसेंस लेता है। पुर्तगाल का इतना औकात बढ़ गया होता है। तो उन सब बातों के मद्देनजर हमने सीखा कि फारस की खाड़ी, हरमुज और हिंद महासागर पर अपनी पुलिस चौकियां स्थापित कर लेता है, अर्थात काफ़ी शक्तिशाली पुर्तगाल हो जाता है। इसके अलावा हम पुर्तगालियों को बात करें तो जापान के साथ आज जो हमारा संबंध है, जैसे ट्रेड है और बायलैटरल संबंध है, तो वेरी फर्स्ट टाइम जापान के साथ भारत का व्यापार शुरू करने का श्रेय एक्चुअली में पुर्तगालियों को ही जाता है। और खास करके पुर्तगाल जब यहाँ से चले जाते हैं, एक्चुअली में देखें तो ये कुल मिलाकर के 1632 ईस्वी में इसको शाहजहां जो है हराता है। और उसके बाद 1661 ईस्वी में देखते हैं तो कैथरीन ऑफ बेग्रेंजा जो इसकी राजकुमारी होता है, और राजकुमारी का विवाह चार्ल्स द्वितीय जो कि ब्रिटेन के राजा होते, दोनों का होता है। बम्बई द्वीप मिल जाता है, किसको, दहेज स्वरूप मिल जाता है मतलब ब्रिटेन के राजा को, और वो फिर लीज पे दे देते हैं, 10 पाउंड पे दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो वो बात देखेंगे। फिलहाल ये जो पुर्तगाली है, ये हमारे पास कई सारे वस्तु लेके आता है भारत में, और आज उसका हम प्रचलन फ्रिक्वेंटली वे में कर रहे हैं। जैसे तंबाकू, आलू, टमाटर की खेती, इन सभी का खेती, जैसे तंबाकू की खेती, आलू की खेती, टमाटर की खेती को लाने का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगालियों को। दूसरी बात, जहाज निर्माण का श्रेय भी पुर्तगालियों को जाता है। प्रिंटिंग प्रेस की भारत में शुरुआत करवाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। और स्थापत्य में गोथिक कला का श्रेय भी उसी को जाता है। जैसे कि जितने भी जैसे चर्च बने हैं, गोथिक कला में होता है, जैसे इस प्रकार का है होता है भवन, और उसमें बहुत लंबा देखिएगा, बहुत लंबा इस प्रकार की जो आर्किटेक्ट बना रहता है, एक्चुअली में ये है गोथिक कला। जैसे उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ और मध्य भारत में जो बेसर शैली का विकास होता है। तो उत्तर भारत में नागर, दक्षिण भारत में द्रविड़ और बीच वाला जो क्षेत्र है जैसे खजुराहो का है, तो खजुराहो का बेसर शैली का बेस्ट उदाहरण है। तो इन सभी स्थापत्य कला का विकास भारत में होता है, लेकिन गोथिक शैली हमारे यहाँ ना होकर के एक्चुअली में यूरोप का है, और वो हमारे पास आता है। और जितने भी आज के समय में चर्च बना है वो इसी से मिलता है। तो हमने बात कहा था कि 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आता है, 1498 में भारत में, और जाता कब है 1961 ईस्वी में। लेकिन जाने के साथ ही हम देखते हैं कि कई सारे ये चर्च यहाँ पे बनता है। तो चर्च जितने भी है वो गोथिक कला का उदाहरण है, ठीक। तो इस प्रकार से गोथिक आर्ट जो है वो भारत में पदार्पित कर जाता है। तो इस प्रकार से भारत में कई सारे मिक्सचर है बिल्डिंग का। जैसे सबसे पहले देखें तो उत्तर भारत में
नागर, दक्षिण भारत में द्रविड़, बीच वाला क्षेत्र में बेसर, उसके बाद इस्लाम शैली का विकास होता है और इंडो इस्लामिक कल्चर का विकास होता है, तो उसमें मेहराब बनने लगते हैं इस टाइप का। ये क्या है, इस्लाम शैली का है, वो भी हमने अडॉप्ट कर लिया है। इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि गोथिक शैली को हमने अडॉप्ट कर लिया है। इस प्रकार के शैली आपको याद रखना है, क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली वे में खूब पूछा जाता है। और जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़िएगा तो यहाँ से आपको खूब क्वेश्चन करें। यूपीएससी के लिए हिट टॉपिक होता है बीपीएससी, अब इससे ठीक ठाक क्वेश्चन पूछने लगा है। नो डाउट दरोगा और अन्य एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम जानते हैं कि पुर्तगाली का वो क्या वजह था जिसके कारण से पतन हो जाता है। देखिए, निर्माण और अवसान इस धरती का खेल है, ये होते रहता है। आज कोई उठ रहा है, कल कोई गिरेगा, जो उठ रहा है उसको कल गिरना है, ये तय है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं प्रकृति का नियम, अर्थात जो आज बन रहा है कल वो निश्चित तौर से बिगड़ेगा। समझिए, पतन का कारण जैसे कि इन्होंने धार्मिक और सहिष्णुता की नीति को जो फॉलो करता है वो एक पतन का कारण होता है। फिर भारतीय व्यापारियों का संघ जो लूटपाट मचाता है वो एक पतन का कारण होता है। भारतीय महिला संघ जो वैवाहिक नीति लगाता है, ये जो अल्बुकर्क लगाता है, अल्फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, ये भारतीय महिला रहेगी और पुर्तगाल का पुरुष रहेगा और दोनों में शादी करके जनसंख्या बढ़ाओ वाली नीति जो लाया था ये इसके पतन का कारण बना। और मराठों और मुगलों का इस समय जो प्रतिरोध बहुत बड़े पैमाना पे होता है वो भी पतन का कारण बनता है। खास करके 1632 ईस्वी में तो शाहजहां ने हुगली से इसको पूर्ण रूप से भगा दिया था, बोला अभी तुम इतना ताकतवर नहीं हो कि मुगलों को तुम पंगा कर सको, ले सको। फिर हम देखते हैं कि 1661 ईस्वी में कैथरीन ऑफ डे ग्रेंजा, ये राजकुमारी रहती पुर्तगाल का, जिसका विवाह चार्ल्स द्वितीय से हो जाता है। चार्ल्स द्वितीय से होता है और चार्ल्स द्वितीय ब्रिटेन के राजकुमार होते हैं। इनसे जब शादी हो जाता है फिर हम देखते हैं कि बाद के वर्षों में इसको मुंबई जो दहेज स्वरूप मिलता है वो मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को वार्षिक पाउंड पे, और इस प्रकार से वो अपना एक्सपेंशन करता है। हम आगे वाले वीडियो में इनको पढ़ाने वाले हैं। तो पुर्तगाल एक्चुअली में 1498 में आता है, वास्को डिगामा के साथ आता है और 1961 तक जाता है। लेकिन जो भी इस समय घटनाक्रम हुआ था उसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है और अब हम आगे की ओर चलते हैं। चलिए आगे की ओर आज हम पढ़ते हैं डच के बारे में। डच एक्चुअली में ये जो है हॉलैंड निवासी है, उसी को हम नीदरलैंड बोलते हैं, उसका निवासी है। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, डच का एक व्यक्ति होता है, जैसे पुर्तगाल का एक व्यक्ति, कौन हमने बताया, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा पुर्तगाल से आता है, कहाँ पे, भारत में, कालीकट तट पे, और जमूरिन का शासक उसको स्वागत करता है, जाता है, सारा बात कर चुके। उसी प्रकार से कॉर्नेलियस डी हॉटमैन ये भी केप ऑफ गुड होप होते हुए, जो कि ऑस्ट्रेलिया के नीचे है, वहां से होते हुए ये सुमात्रा पे पहुंचा है। भारत में पहुंचता है, सुमात्रा पे पहुंचता है, सुमात्रा पर पहुंचता है और वहां से फिर इसके बारे में उसको जानकारी मिलता है। तो यही है, क्वेश्चन में बनता है कि ये जो डच लोग हैं भारत को ज्यादा अपने हिट लिस्ट में न लेकर के, एक होता है ना कि प्रीफरेंस ऑर्डर, तो भारत उसके प्रीफरेंस ऑर्डर में ना हो करके एक्चुअली में सुमात्रा था, इंडोनेशिया था, ये सब जो मसाला का जो मेन केंद्र है एक्चुअली में सुमात्रा, इंडोनेशिया, ये सब उसके क्षेत्र होते हैं। खास करके कहें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वी तटीय क्षेत्र। अब हम बताते हैं कैसे, देखिएगा। जैसे कॉर्नेलियस डी हॉटमैन केप ऑफ गुड होप होते कहाँ पहुंचता है, सुमात्रा पहुंचता है। इसके बाद डच प्रारंभ में केवल इंडोनेशिया तक के मसाले व्यापार में ही संलग्न होता है, लेकिन बाद के हम क्षेत्र में देखते हैं जकार्ता के बैटरिया नगर, मलक्का और श्रीलंका जैसे क्षेत्र को राजनीतिक रूप से जब ये जीत लेता है तो इसका इंटरेस्ट इस क्षेत्र में बढ़ने लगता है और ये भी मसाला का व्यापार इन क्षेत्रों से करने लगता है, भारत से नहीं बाबू, कहाँ से, सुमात्रा से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, बैटरिया नगर से, मलक्का से, इन सभी क्षेत्रों से ये मसाला का व्यापार करता है। लेकिन बाद के वर्षों में हम देखते हैं कि इन्होंने भी, डच ने भी 1602 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर लेता है। एक्चुअली में नाम रहता है वेरिंग्डे ओस्ट इंडसे कंपनी, अर्थात वीओसी की स्थापना कर लेता है और इसमें बहुत सारे शेयर होल्डर रहते हैं और साथ ही बहुत सारे छोटे छोटे कंपनियों का ग्रुप मिल करके ये कहता है कि अब भारत की ओर कूच करो और वहां से हम मसाला का व्यापार करेंगे, और जिस प्रकार से पुर्तगालियों ने मुनाफा कमाया है उस प्रकार से हमको भी मुनाफा कमाना है। इसी का नतीजा होता है कि ये 1602 ईस्वी में जो वीओसी की स्थापना होता है इंडिया में 1605 ईस्वी में आता है। इंडिया में कब आता है, 1605 ईस्वी में आता है और मसूलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है ये यहाँ पे अपना कोठियां स्थापित करता है, फैक्ट्रियां स्थापित करता है। आज के समय का फैक्ट्रियां मत समझिएगा कि वहाँ पे माल का प्रोडक्शन होगा, यानी गुड्स का प्रोडक्शन होगा, नो, गलत।
वहाँ पे क्या होगा, सामान रखाएगा, मसाला रखाएगा, उसको रखने के लिए कुछ व्यक्ति रहेंगे, व्यक्ति एक जैसे अधिकारी होंगे, अधिकारी के नीचे कर्मचारी होगा, कर्मचारियों को सहयोग देने के लिए पुलिस फोर्स होंगे। यही सब जो होता था एक्चुअली में ये एक गोडाउन था, वेयर हाउसेस था। क्या था? गोडाउन था। क्या था ये? गोडाउन, गोदाम था। समझ गए? इसके बाद वही बात हमने कहा कि 1605 में मसूलीपट्टनम में फर्स्ट फैक्ट्री पूर्वी तटीय क्षेत्र में स्थापित करता है। और इतना ही नहीं, ये जो जितना भी हम देखते हैं पूर्वी क्षेत्र में, खास करके कोरोमंडल के समुद्री तट है, तो ये पूर्वी क्षेत्र होता है भारत का, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पुलिकट, सूरत, कालीकट। खैर सूरत तो इधर आ जाता है, लेकिन फिर भी ये एक दो है इधर, लेकिन ज्यादातर बिहार, उड़ीसा, बंगाल जो कि पूर्वी तट है, खास करके कोरोमंडल समुद्र तट जो कि भारत के पूर्वी तट है, यह है भारत। इसके पूर्वी तट पे इन्होंने क्या करता है, यहाँ पे कई सारे जो है फैक्ट्रियाँ स्थापित करता है। इसके बाद कई क्षेत्रों में जैसे कि पुलिकट, सूरत, कारीकल, चिनसुरा, कासिम बाजार, उसके बरानगर, पटना, बालासोर, नागपट्टनम, कोचीन, इन सभी क्षेत्रों में ये अपनी बस्तियाँ, फैक्ट्रियाँ स्थापित करता है। और आज के समय का जो पटना कॉलेज है वो बोथी कला का उदाहरण है। यही ये डच बनाया था, ये डच बनाया था। और डच बनाने के क्रम में जो पटना कॉलेज का हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, जहाँ से हमने तीनों पार्ट कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, एक्चुअली में वो डच स्थापत्य का ही एग्जाम्पल है। और बीपीएससी में तो धड़ल्ले तरीका से क्वेश्चन पूछा है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि डच कंपनी का स्थापना कब होता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब होता है, 1602। अब बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक बना के देखिएगा, वहाँ पे ये दिखेगा क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। इसके अलावा डचों द्वारा भारत में नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात होता है। अब देखिएगा, सूती वस्त्र को, यह एक सूती वस्त्र को निर्यातित वस्तु के रूप में अर्थात एक्सचेंज करने के रूप में, यही वो डच व्यक्ति है जो इसको क्या कर दिया, एक्सचेंज का वस्तु बना दिया। सूती वस्त्र को एक्सचेंज का वस्तु बनाने वाला व्यक्ति कौन है? डच लोग है। इसके अलावा हम देखते हैं कि 1759 ईस्वी में, यानी 1759 ईस्वी में क्या होता है, अंग्रेज वर्सेस डच के बेदरा की लड़ाई होता है। और बेदरा की लड़ाई में ये हार जाता है और अंतिम रूप से भारत, डच जो है वो उसका यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाता है। और डच का जितना भी भारत में अधिकार क्षेत्र होता है वो किसके अधीन हो जाएगा? अंग्रेज के अधीन हो जाएगा। किसके अधीन? अंग्रेज के अधीन हो जाएगा। बाद में हमको इसके बाद अंग्रेज ही पढ़ना है। अंग्रेज एक एक कर को हराते जाता है। पहले डच को हराएगा, फिर पुर्तगाल को वैवाहिक रीति से यहाँ पे पास परास्त करेगा, फिर हम देखते हैं कि डेनिश से खरीद लेगा, हराएगा नहीं, खरीद लेगा। और फ्रांसीसी को देखते हैं कि 3 कर्नाटक युद्ध, पहला कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध में समूल रूप से जीत लेता है। और दक्षिण भारत में देखते हैं सबसे मजबूत एक, और दक्षिण भारत के साथ ही पूरा भारत पर अंग्रेज का प्रभुत्व स्थापित हो गया। एक इतिहासकार है, उन्होंने कहा कि अब जब फ्रांसीसी हार जाता है तो ये नहीं तय होगा कि अब भारत पे शासन कौन करेगा, बल्कि ये अब तय होगा कि अब शासन कौन नहीं करेगा। कहने का मतलब है उस सब टॉपिक को हम आगे आकर के पढ़ाएंगे। एक्चुअली में ये बंगाल विजय के समय में भी, बक्सर विजय के समय भी ये बात बोला गया था, और दक्षिण विजय के समय में भी इस बात को बोला गया था। तो दिल पे मत लीजिएगा, कई लोग आप हमारा वीडियो देखे होंगे जो पढ़ रहे होंगे या पढ़ लिए होंगे, तो एक्चुअली में ये बात बंगाल विजय का जो बक्सर का युद्ध है उसके समय में बोला गया था कि कौन भारत पे शासन नहीं करेगा, ये सिद्ध हो गया। समझ गए? तो उस समय ये दक्षिण भारत पर भी विजय किया था, तो यही बात यहाँ से ये बात प्रूवन होता है। खैर आगे चलते हैं। तो अब देखिए, ये यहाँ से फैक्ट बनता है पीटी के नजरिया से कि ये जो कंपनियां हैं, जैसे सबसे पहले भारत में आता है पुर्तगाल, फिर आता है डच, फिर आता है अंग्रेज, फिर आता है डेनिश, फिर आता है फ्रांसीसी। अर्थात पुर्तगाल कंपनी की बात करें तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के रूप में ये पहली बार आता है केरल के कोची में। 1503 में ये अपनी कंपनी बना लेता है। डच आता है 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। इंग्लिश आता है 1608 ईस्वी में। देखिए 1608 ईस्वी में सूरत में कंपनी बनाने का प्रयास करता है, फैक्ट्री स्थापित करना चाहता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता है। फिर मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में कंपनी बनाता है। डेनिश 1620 ईस्वी में यहाँ पे आता है भारत, और त्रावणकोर में 1620 में कंपनी बनाता है। फ्रांसीसी 1668 में आता है, सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना करता है। तब इससे क्वेश्चन आता है कि कौन सा कंपनी किस वर्ष स्थापित हुआ। जैसे पुर्तगाली कंपनी, या इसको पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं, इसका नाम अलग अलग है, नो डाउट उतना मत याद रखिएगा, जीएस में इतना ही याद रखिएगा, काम हो जाएगा। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में होता है, और 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा पहली बार भारत में आता है।
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, या जिसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, 1600 में स्थापित होता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में स्थापित होता है। ये बीपीएससी का हिट लिस्ट में कई बार क्वेश्चन पूछा है लगातार वे में। इसके अलावा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में स्थापित होता है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में स्थापित होता है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में स्थापित होता है। इस प्रकार से आप इसको एक बार देख लीजिएगा, फैक्ट है जहाँ से कि क्वेश्चन आपको बनेगा, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। अगर मेरा वीडियो का जो सीरीज चल रहा है रेगुलर रूप से आप फॉलो करते हैं तो नो डाउट आपका हिस्ट्री बहुत ही शिद्दत से आसानी से समझ में आएगा। तो इस टॉपिक पर बने रहिए, हमारा वीडियो को बार बार देखते रहिए। हो सकता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हमसे मिलिए कल इसी समय में। चैनल पे हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं। फिर मिलते हैं कल। स्टे ट्यून्ड, स्टडी आर्ट।